बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और नवीं कक्षा में अर्थशास्त्र के लेक्चर पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पालमपुर में श्रम की क्या व्यवस्था है वो देखा था। उससे पहले हम पालमपुर में भूमि की क्या व्यवस्था है वो देखा था। मतलब कि हम उत्पादन के कारकों में भूमि श्रम पर बात कर चुके हैं। अब हम पूंजी पर बात करेंगे। पूंजी क्या होता है और पालमपुर में पूंजी की स्थिति क्या है। पूंजी मीन्स होता है कि व्यापार करने के लिए, किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है। जैसे किसान खेती करता है, खेती करने के लिए उसको बीज खरीदना पड़ेगा, खाद खरीदना पड़ेगा, हकाई के लिए, जुताई के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो प्रारंभिक तौर पे जो पैसा लगता है उसको कहा जाता है पूंजी। ओके, तो पूंजी के विषय में हम पढ़ेंगे। अब यहां पर हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। भाई खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कहां से आएगी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आधुनिक तरीके से खेती, हमने ये भी पढ़ा है कि भैया ट्रैक्टर से आधुनिक तरीके से होती है, हार्वेस्टर से होती है, इसके अलावा नए नए रासायनिक खाद, बीज, टंकियां वगैरह। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। तो पहले क्या होता था, बैलों से खेती करते थे, बैलों का खर्चा, उनको चारा वारा खिलाया, बस हो गया काम। अभी ट्रैक्टर की जरूरत है तो लाखों रुपए में तो ट्रैक्टर खरीदेंगे। पहले लाख रुपए लगाने के बाद उसके ऊपर डीजल का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, बहुत ही खर्चा आता है। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अधिसंख्य छोटे किसान मतलब कि ये पालमपुर की भी कहानी और भारत की भी कहानी है कि यहाँ छोटे किसानों की अधिकता है। अब छोटे किसानों को पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्जा लेते हैं। अब छोटे किसान क्या करते हैं, या तो वे अन्य जो बड़े किसान हैं उनसे उधार लेते हैं, या साहूकार मतलब जो गांव में सेठ लोग होते हैं जो माल खरीदते बेचते हैं उनसे उधार लेते हैं, या फिर कई अन्य प्रकार के व्यापारियों से एक ऊंची दर पर, ब्याज की दर पर ब्याज लेते हैं, कर्जा लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। अब ब्याज की दर भी बहुत ज्यादा है तो ब्याज को चुकाने के लिए, ब्याज को चुकाने के लिए उनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इसको देखते हैं हम, ब्याज की दर के संदर्भ में चर्चा करते हैं। जैसे 20,000 किसी किसान ने कर्जा उठाया, 20,000 रुपए। ओके, अब होता क्या है, गांव में चलता है दर 2 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा या 5 रुपए सैकड़ा। ये बहुत ऊंची दर है ना, 5 रुपए सैकड़ा। या अगर ये 1 रुपए सैकड़ा भी रहा, 1 रुपए सैकड़ा मतलब 1 रुपए दर, 1 रुपए दर तो बहुत कम है, 2 रुपए दर तो बहुत कम है। परंतु दोस्तों ये महीने का होता है, महीने की दर है। जैसे हम एक दर ले लेते हैं 2 रुपए सैकड़ा। 2 रुपए सैकड़ा मतलब कि 100 पर 2, 100 रुपए पर 2 मतलब कि 2% हो गया। ये 2% ब्याज की दर है, परंतु ये प्रति माह है, एक महीने में 2%। तो 20,000 का 2% निकाले अपन, 400 रुपए होता है। 400 रुपए एक महीने में, तो 12 महीने में कितना, 4800 रुपए। 12 महीने में दर हो जाती है 4800, मतलब कि ये 24% दर हो गई। अगर एक महीने का 2%, एक महीने का 2 तो 12 महीने का कितना हुआ, 24%। तो ये दर है 24%। मतलब एक साल में आप अगर 10,000 रुपए लेते हो तो 2,400 तो आपका ब्याज ही बनेगा। ठीक है, तो इतनी ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है। अब यहां पर जैसे डाला, रामकली, गोविंद की कहानी दी थी, एक सविता की कहानी भी दी हुई है, इसको अपन पढ़ लेते हैं। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। सविता एक लघु कृषक है क्योंकि इसके पास 1 ही हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर से कम वाले लघु कृषक में आते हैं। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत
है। अब बीज भी उसको खरीदना है, साथ में बीज और उसके अलावा कीटनाशक, अब जो फसल बोई जाएगी उसके लिए बीज खरीदना, उसके अलावा उसमें दवाई जो छिड़की जाएगी उसको खरीदना, साथ में पानी का अगर उसके पास स्रोत नहीं है तो दूसरे के कुएं से पानी खरीदना। ये सब के अलावा उसको अपने औजार जो है, औजार मीन्स जो जिसकी मदद से खेती की जाती है, बैलों द्वारा खेती कर रहे हैं तो उसके लिए जो बीज बोने के यंत्र हैं या हकाई की जुताई के यंत्र हैं, उन सब की मरम्मत के लिए भी पैसा चाहिए होता है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपए चाहिए। कार्यशील पूंजी क्या होता है? दो तरह की पूंजी दोस्तों होती है, एक होती है स्थायी पूंजी, एक होती है कार्यशील पूंजी। अगर एक किसान अपने लिए जुताई या बुआई के यंत्र खरीदता है 10,000 रुपए में, तो ये यंत्र ऐसा तो है नहीं कि एक ही साल काम आएंगे, अगले साल फिर से काम आएंगे, तो ये स्थायी पूंजी होती है, मतलब कि जो अधिक साल तक काम में आती है। कार्यशील पूंजी, इस साल इसने 1,000 रुपए के बीज खरीदे तो ये इसी साल खत्म हो जाएंगे। इस साल दवाई खरीदी 500 रुपए की तो ये इसी साल खत्म हो जाएगी। 500 रुपए की मजदूरी है तो ये इसी साल, तो जो इस साल के लिए खर्चा है वो क्या कहलाएगा? इसका कार्यशील पूंजी। और जो लंबे समय के लिए वो स्थायी पूंजी। तो उसे 3,000 रुपए तो इस साल की फसल को बोने से पहले ही चाहिए। किस लिए? फसल बोने के लिए। उसके पास पैसा नहीं है। अब सविता के पास कार्यशील पूंजी 3,000 चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती हैं। अब ये कर्ज लेगी किससे? तेजपाल सिंह से 3,000 रुपए। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्जा देने को तैयार हो जाता है। तेजपाल सिंह सविता को कर्जा तो देता है परंतु किस दर पर? 24%। 24% कितना होता है? 3,000 रुपए। ठीक है, 24% प्रतिवर्ष है यहां पर, और 4 महीने के लिए। तो 4 महीने का ब्याज कितना बनेगा ये देखिए दोस्तों, 12 से 2 कटा 0000, ठीक है, 8 24 रुपए, 240 रुपए साल भर का ब्याज, 4 महीने का ब्याज इसका बनता है। तो 4 महीने के बाद इसको 3,000 तो मूलधन और 240 ब्याज का, 3,240 इसको तेजपाल को वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये कर्ज लेने के लिए वह तैयार हो जाती है। साथ में जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है, हमने देख लिया। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपए प्रतिदिन पर काम करेगी। हमने डाला की कहानी पढ़ी थी, उसको 80 रुपए मजदूरी मिल रही थी, हालांकि 80 बहुत कम है, फिर भी सविता को यह कर्ज भी तेजपाल देने के लिए तैयार है। परंतु एक तो वो 24% से ब्याज लेगा, दूसरा उससे वचन भी लेता है कि जब खेतों में कटाई होगी तब आपको 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मेरे खेत में काम करना पड़ेगा। अब कटाई का मौसम देखिए, कटाई में उसका खुद का भी खेत है, वहां भी काम करना पड़ेगा। वो दूसरों के यहाँ मजदूरी पे जाती है तो कम से कम 80 रुपए मिलते हैं, पर उसको 35 रुपए की दर से ही उसके यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और फिर भी मजदूर है और मजबूर है, इसलिए उसको कर्जा लेना पड़ता है। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है, 35 रुपए बहुत कम होती है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भाई, एक तो उसके खुद के खेत की कटाई करना और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। एक तो खुद के खेत में कटाई करनी पड़ेगी और एक फिर तेजपाल के खेत में कटाई करनी पड़ेगी। 2 काम तो ये हो गए उसके पास। और कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है, उस समय पर बहुत काम रहते हैं। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। अब एक तो उसको उसके घर में काम करना है, उसके खेत में, तेजपाल के खेत में काम करना है। महिलाओं को आप जानते हैं, महिलाओं के पास काम बहुत होता है, घर के खाना बनाना, बर्तन, कचरा सभी करना पड़ता है उनको, है ना, इसलिए उसके पास वो जिम्मेदारी भी होते हैं। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्जा मिलना बहुत कठिन है। अब
इतनी कठिन शर्तें हैं, फिर भी सविता काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं ये शर्तें नहीं मानूंगी तो और व्यक्ति मुझे कर्जा भी नहीं देगा। तो ये हालत दोस्तों, भले पालमपुर कहानी हम पढ़ रहे हैं, फिर भी भारत में अधिकांश किसानों की हालतें यही हैं। इस पर विचार करने, ये तथ्य जो है विचार करने योग्य है। तो दोस्तों ये सविता की कहानी थी। आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर, पालमपुर की कहानी की ओर। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब देखिए, छोटे किसान को तो पहले कर्जा लेना पड़ेगा, उसके बाद फसल होगी। अगर फसल नहीं हुई तो उस कर्जे को कैसे चुकाएंगे, ब्याज को कैसे चुकाएंगे। परंतु जो मझोले और बड़े किसान होते हैं उनके पास तो फसल ज्यादा होती है, तो उनको अपना तो पैसा निकल ही आता है, साथ में अधिशेष जो बचता है, अतिरिक्त जो फसल होती है, वो उसको भी बाजार में बेचते हैं, जिससे उनको अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। अब इसमें देखो, अब तक की कहानी एक समरी दी हुई है, पर हम आगे अपने अगले पॉइंट से पढ़ रहे हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब बड़े किसानों को या मझोले किसानों को अतिरिक्त कमाई कैसे होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। तीनों कारक कौन कौन से हैं? तीनों कारक हो गए, एक तो भूमि, श्रम और पूंजी। तीनों कारकों से मिलकर अपनी कमाई को जो है तीनों कारकों से मिलकर अपनी फसल को पैदा किया। स्प्लिट करना, इसको वापस से ले रहा हूं मैं। तो दोस्तों यहां तक सविता की कहानी थी, जिसमें हमने पढ़ा कि मजदूर को कितनी समस्याएं आती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है हम आगे पढ़ेंगे। भाई, मझोले किसान और बड़े किसान जो होते हैं उनके पास अतिरिक्त पैसा आता है, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त फसल होती है। तो उसको पैसा कैसे मिलता है वो हम पढ़ने वाले हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष मीन्स आपके घर में जो प्रयोग करना है आपको फसल, वो कर लिया, और जो ज्यादा बिकती है उसको बाजार में बेच देते हैं, उसको अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री कहा जाता है। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। तीनों कारक कौन कौन से? भूमि, श्रम और पूंजी का उपयोग करके गेहूं का उत्पादन किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे अपने परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। अब ये आप भी जानते हैं कि गेहूं की खेती हो, किसी भी अनाज की खेती हो, जितना भी अपने को यूज होना है, जितना भी उपयोग होना है, उतना हम रख लेते हैं, बाकी का अनाज बाजार में बेच देते हैं, जिससे कमाई होगी। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है। उनके पास एक तो खुद के खाने के लिए, परिवार बड़ा है, 3 बच्चे हैं, खुद के खाने के लिए ही फसल कम होती है, क्योंकि उनके पास जमीन भी कम है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है, तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। अब वैसे ही इनके पास जमीन कम तो उत्पादन भी कम, उत्पादन कम होने के बाद इनका पास परिवार भी बड़ा है, तो गेहूं जितना होता है उसमें से बहुत ज्यादा तो ये घर के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। अब देखिए, छोटे किसान तो क्या खुद के प्रयोग के लिए ही ले लेते हैं, है ना। छोटे किसान तो खुद के प्रयोग के लिए ही भी गेहूं को अपने परिवार में नहीं रख लेते हैं। मझोले किसानों को इतना उत्पादन होता है क्योंकि जमीनें ज्यादा है, 10 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर, तो उनके प्रयोग का तो वो रख ही लेते हैं, साथ में बची हुई फसल वो बेच देते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे के कस्बों और शहरों में दुकानदारों को बेच देते हैं। अब बाजार में गेहूं से लदी गाड़ी जाएगी, उसको व्यापारी खरीदेगा, व्यापारी यहां से खरीदकर और ऊंचे भाव में शहरों में बेचेगा। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अधिशेष मतलब मान लो इसको
400 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ तो ये 50 तो अपने घर के लिए रख लेता है और 350 बाजार में बेच देता है, ये मान रहे हैं अपन। तो 350 अधिशेष हो रहा है। अपने अतिरिक्त गेहूं की फसल को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। अब अतिरिक्त गेहूं की फसल को रायगंज जो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, वहां ये ले जाता है और अच्छी भाव पर बेच देता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है ना? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा करा दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। अब देखिए कि इसके पास 350 क्विंटल अतिरिक्त गेहूं है। 1 क्विंटल की कीमत मान लिया जाए कि 15 है ना, और हम पुराने थोड़े भाव में चल रहे हैं है ना, क्योंकि 80 रुपए मजदूरी है। उस हिसाब से मान लिया जाए 10 रुपए भी गेहूं 1 किलो का भाव 10 रुपए भी होता है, तो ये 350 क्विंटल है तो 1000 रुपए क्विंटल हो गया। तो इसकी कमाई हुई 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए तो अतिरिक्त कमाई हो गई। अतिरिक्त कमाई होने के बाद इसको क्या है कि ये अतिरिक्त कमाई बैंक में डाल देता है। पिछले वर्ष इसने ऐसा ही किया था, बैंक में डाल देता है और बैंक में डालने के बाद ये वहां से भी ब्याज कमाता है और उसके बाद उस पैसे को सविता जैसे छोटे किसानों पर और ऊंची ब्याज दर पर दे देता है जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। अब जैसे बचत हुई उसको फसल की तो उसने क्या किया, जैसे 3.5 लाख रुपए बचे, अगले सीजन में उसको 25,000 रुपए की जरूरत लगने वाली है, बीज खाद वगैरह, तो इसमें से ही वो रख लेगा, उसको किसी से कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसको स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। अब वो बचत के पैसे से क्या करेगा, एक ट्रैक्टर तो उसके पास है और एक ट्रैक्टर ले लेगा जिससे उसकी स्थायी पूंजी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रैक्टर वो 1 साल में तो खत्म कर नहीं देगा, लंबे समय तक प्रयोग आएगा। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती की अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम की पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है तथा इस तरह वे अपनी खेती की पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। अब देखिए, अब छोटे किसानों को तो व्यवस्था कहां से होगी पूंजी की व्यवस्था वो कर्जा लेंगे बड़े किसानों से, साहूकारों से, और बड़े किसान अपनी अतिरिक्त अधिशेष फसल का क्या करते हैं, वो अधिशेष फसल को बाजार में बेचते हैं। उस बाजार में बेची हुई फसल से जो पैसा आता है उसको या तो दूसरे छोटे किसानों को कर्जा देने में, बैंक में पैसा डाल देंगे, ये प्रयोग करते हैं, या स्थिर पूंजी जैसे ट्रैक्टर खरीद लेना, ट्रक खरीद लेना, पशु खरीद लेना, पशु खरीदने से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, उसको बेच के फिर से पैसा, तो मतलब पैसे से पैसा बनाया जा रहा है। तो यहां तक दोस्तों हमने पढ़ा कि पालमपुर में पूंजी की व्यवस्था कैसी है और छोटे किसान, बड़े किसान पूंजी की, कार्यशील पूंजी की और स्थायी पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं। यहां तक हम उत्पादन के 3 कारक पढ़ चुके हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। हालांकि पूंजी में हमने कृषि में पूंजी पढ़ा है, अभी अतिरिक्त जो अन्य जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उनमें पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है और उनमें पूंजी कैसे उत्पन्न होती है, ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।